उसके बदले आप 12 करोड़ ला सकते हैं, 15 करोड़ भी ला सकते हैं। तो यही बताता है कि लिमिटेड फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ रिटर्न अर्निंग, कंटिन्यूअस रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मे लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन। अब कंटिन्यूअस रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स मे लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन, creation of monopoly since retained earnings in bigger organization helps to grow bigger, which may lead to monopoly. Loss to shareholders when a firm pays less dividends or no dividends due to retained earnings. Now shareholders may sell their share। अब देखिए क्या है, ये तो अपना पैसा लगा के आप कर रहे हैं, प्रॉफिट कंपनी को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर है उसका पैसा तो यूज नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉफिट से कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको डिविडेंड कम दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। अब डिविडेंड कम दीजिएगा नहीं दीजिएगा तो जो शेयर होल्डर है वो क्या करेगा, भाग जाएगा, बोलेगा रखो अपना शेयर, उस शेयर को बेच देगा और बोलेगा चलो हम यहाँ से चलते बने, क्योंकि तुम अपना पैसा यूज करके ही कर रहा है सब काम, तो हमको तो मेरा पैसा को तो यूज किया नहीं, मेरा पैसा यूज किया होता तो प्रॉफिट ज्यादा होता तो मुझे डिविडेंड ज्यादा देता है, मुझे भी ज्यादा पैसा मिलता, अर्निंग होता। तुमने वैसा किया नहीं, तो लो हम तुम्हारा शेयर बेचे और चले यहाँ से। तो ये एक डिसएडवांटेज है। The management may misuse the retained earnings which is not helpful to maximize। अब देखिए, अब पैसा है कंपनी के पास, तो अभी मैं कंपनी में काम करता था, वहां का जो डायरेक्टर थे, चेयरमैन एंड डायरेक्टर, उसके पास में क्या हुआ, एक अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी था, एक्चुअली एक्सपोर्ट कंपनी था। इन मुंबई आई वाज वर्किंग द कंपनी कॉल्ड एएसए इलेक्ट्रो, and they had one company, Agro India. Agro India was based in Nigeria. Okay, so what Agro India was doing, Agro India was collecting fish from India and exporting fish to Nigeria. This was the one of the work. And what ASL Electro was doing, they were Abuja is one city in Nigeria where they were exporting the control panels, then transformers, the electrical equipment, and in 1 year they had made a very huge profit. So what they did two things. They bought one Mercedes and one BMW. तो ये दो चीज सबसे पहले उसने खरीदा, कंपनी ने एम्प्लॉय को दिया, बोनस वोनस दिया, ये सब किया, अच्छा दिया, लेकिन उससे ज्यादा उसने क्या किया, कंपनी का पैसा से एक BMW खरीदा और कंपनी का पैसा से ही एक मर्सिडीज भी खरीदा। तो अब बता लीजिए ये क्या हुआ, तो कंपनी का पैसा का दुरुपयोग हुआ ना, प्रॉफिट आया तो उसको और किसी का। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज मतलब जो मन में आएगा वही कहे। सिंस रिटेन अर्निंग्स इन बिगर का ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू ग्रो बिगर व्हिच मे लीड टू मोनोपोली। द मैनेजमेंट में मिसयूज द रिटेन अर्निंग, मिसयूज कर रहा है, तो मिसयूज हुआ ना, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, which is not helpful to maximize shareholders wealth। अब वो पैसा से शेयर होल्डर्स का वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज हुआ, आपने खुद के लिए वो BMW या मर्सिडीज पर एम्प्लॉय को तो नहीं चढ़ने दीजिएगा, आप यूज करने दीजिएगा, वो तो अपने लिए यूज कीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज हाई, रिटेन अर्निंग्स आर द डिविडेंड्स foregone by ordinary shareholders which involve an opportunity cost। देखिए, the cost of retained earnings is high, retained earnings are the dividend foregone। retained earning कहां से आ रहा है, डिविडेंड foregone by the ordinary, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। देखिए, किसी को आप पैसा कैसे बचा रहे हैं, मतलब कैसे आप जो है ज्यादा पैसा कर रहे हैं, किसी को पैसा आप नहीं दे करके और तब पैसा बचा रहे हैं, तब पैसा को ज्यादा कर रहे हैं, नॉट बचा रहे हैं बट ज्यादा कर रहे हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग, they are saying that by not paying dividends to the ordinary shareholders, which is also called foregone by the ordinary shareholders, which involve an opportunity cost। ठीक है, return earnings leads to evasion of super profit tax, which is the revenue loss to the government। Slide page number 91। अब देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन इज, ये अभी मैं फिर रिपीट करता हूं कि परमानेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या है या परमानेंट सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। दो है। पहला जो था एक है, पहला रिटेन अर्निंग है या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरा है रिटेन डेप्रिसिएशन चार्जेज है। अब रिटेन अर्निंग और प्लॉइंग बैक मेथड हमने पढ़ लिया।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्जेस। तो डेप्रिसिएशन चार्ज क्या है जी? डेप्रिसिएशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और द बेसिक वैल्यू ऑफ टेंजिबल कैपिटल एसेट्स। Depreciation is the distribution cost or the basic value of tangible capital assets over the estimated useful life of the assets in a systematic and rational manner. In other words, depreciation is the allocation of capital expenditure to various periods over which the capital expenditure is expected to benefit the company. अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देखिए। फॉर एग्जाम्पल, a machinery costing rupees 1 lakh has 5 years life period with no scrap value. Scrap value कुछ नहीं है, 5 साल चलेगा मशीन, 1 लाख उसका कॉस्ट है। If the machine is depreciated on the based on the straight line method of depreciation. देखिए, there are various methods of charging depreciation, but mainly two methods are very common in use. One is straight line method, another is WDV method, diminishing value method. WDV stands for written down value. Okay, so here the costing of the machine is 1 lakh, the lifespan of the machine is 5 years, and there is no any scrap value. Scrap value कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। एंड इफ द मशीन इज depreciated based on the straight line method of depreciation, the depreciation charge for a year is 20,000. 20,000 कैसे लिया है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 20 हजार करके डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज कर रहा है, which is shown in profit and loss account debit side and it reduces profit by 20,000. मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपका प्रॉफिट कम होता है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है ना। प्रॉफिट तो उतना है, डेप्रिसिएशन तो खर्च हुआ ही नहीं, मतलब एक्चुअल में पैसा तो गया ही नहीं, ठीक है। तो उतना का प्रॉफिट जो है सो कम हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उतना प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। बट इट इज ओनली बुक एंट्री, ये क्या है? बुक एंट्री है एंड नॉट कैश फ्लो। कैश इज नॉट आउटफ्लोइंग बट ओनली फॉर द बुक एंट्री पर्पसेज it is shown in the debit side of profit and loss account. It is out of pocket cost. There is a lot of debate among academics and business executives regarding the treatment of depreciation as source of finance. Whatever may be the arguments either for or against, but one thing is clear, that it is out of pocket cost or non-cash item expense, hence it is considered as internal source of finance. ये क्या है जी? नॉन कैश आइटम एक्सपेंसेज है, एक्चुअल में कैश जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कैश नहीं जा रहा है एक्चुअल में, तो इसीलिए इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जा रहा है। मतलब कैश नहीं जा रहा है तो कैश बच रहा है, सीधा समझिए ना, कैश नहीं जा रहा है तो नहीं जाना भी तो कैश बचना हुआ, और जो कैश जो बच रहा है उसी को सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जा रहा है। दिस इज द लॉजिक वर्किंग हियर। Now let us see external. So this is called the internal. So in examination, the short the objective question might come, fill in the blanks. So why depreciation is called, ऐसा आ सकता है कि depreciation is नॉन कैश आइटम ऑफ एक्सपेंसेज और नॉट, तो उसमें आपको टिक करना है। या ये भी आ सकता है कि डेप्रिसिएशन इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो आपको उसमें टिक करना है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये सब दिमाग में रखना होगा आपको, छोटा छोटा चीज, और तभी रहेगा जब आप पढ़िएगा या कम से कम लेक्चर सुनिएगा। नाउ लेट अस सी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सोर्सेज। अब एक्सटर्नल, अब बाहर से, ये तो हो गया इंटरनल, रिटेन अर्निंग हो गया एंड डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरनली हो गया। अब बाहर से कहां से पैसा आ सकता है भाई? तो देख लीजिए शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में मीनिंग ऑफ शेयर भी समझ लीजिए, नहीं मालूम है तो अ शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। सो व्हाट इज अ शेयर? अ शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इन अदर वर्ड्स, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी divided into number of
equal parts that known is share. उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको कहा जाता है शेयर. Section 2 Section 46 of the Companies Act, here they have given 1956, but now it has been replaced by 2013. So we should read 2013. Defines share as a share in the share capital of a company and includes stock except when a distinction between stock and share is expressed or implied. Implied, express मतलब क्या होता है, implied मतलब क्या होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप जब सिनेमा देखने जाते हैं, once you go to watch movie, you need to buy ticket for 50 rupees, 100 rupees, 200 rupees, whatever, 500 rupees. So you should buy ticket and then you watch movie. अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको. आप जब, तो ये हो गया एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस कि unless and until you buy tickets you cannot enter into the cinema hall. This is the expressly contained agreements or express thing. अब implied क्या होता है वो समझ लेते हैं. implied होता है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं कहीं पर. So it is an implied condition that you have already bought the ticket. You are not sitting in the train without ticket. You must have bought ticket. So it is implied. So it is expected. और अगर आप विदाउट टिकट पकड़ाते हो तो फाइन लगता है. तो सिनेमा में तो आपको ऐसे घुसरे नहीं देगा बिना टिकट का, तो वहां पे एक्सप्रेस हो गया. लेकिन जब आप ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं, वहां तो कोई चेक नहीं करने जाता है. जब आप बैठते हैं, बैठने के कुछ देर के बाद आपका चेक होता है कि टिकट दिखाइए. लेकिन सिनेमा में तो गेट पर नहीं आपको चेक करके भगा देगा कि टिकट नहीं है. तो सिनेमा हॉल में तो दैट इज एक्सप्रेस, बट हियर इट इज एक्सपेक्टेड. Once you are inside the train, you are traveling, it is an implied condition that you have already bought the ticket. So share is expressed or implied. Now it is a legal definition of share. Stock and share have different meanings. अब देखिए, आप बार बार आप लोग पूछते थे कि सर स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है. तो कई बार मैंने ये भी कह दिया है कि एक ही होता है, लेकिन देख लीजिए, stock and share have different meanings. According to Section 94, Subsection 1, Clause C of the Companies Act 1956, stock means a share which is fully paid up. स्टॉक क्या होता है जी, वो शेयर होता है. स्टॉक मतलब ही शेयर होता है, लेकिन कौन सा शेयर, जो कि फुल्ली पेड अप है. अब ये फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप, ये सब आपको पढ़ना होगा भाई, शेयर कैपिटल, तब आप जानिएगा. ऐसे वो करने से मुश्किल हो जाएगा, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा. Now Lord Justice James Lindley gives a good definition as a share is that proportionate part of capital to which a member is entitled. अब देखिए स्टॉक क्या है. स्टॉक वैसा शेयर है जो फुल्ली पेड अप है. एंड ये जो डेफिनेशन है, शेयर क्या है, शेयर इज दैट proportionate part of capital to which a member is entitled. For example, XYZ company has share capital of rupees 1 lakh of rupees 10 each. Then the capital is divided into 10,000 shares. Now shareholder is a person who buys one or more shares. अब देखिए 10,000 shares, तो यहाँ आप समझ लीजिए शेयर क्या हो गया, जो प्रत्येक शेयर है, ईच शेयर, द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स. एक एक शेयर करके 10,000 शेयर्स बना है. लेकिन स्टॉक मतलब हो गया जो फुल्ली पेड अप शेयर्स है. ठीक है, उसमें कोई बाकी नहीं है कुछ पैसा. यही डिफरेंस है. लेकिन आपको उस समय उतना नहीं पता होता था, नहीं समझ पाते थे, इसलिए मैंने कहा था कि एक ही चीज है. माइनर डिफरेंस है, वेरी माइनर, थिन लाइन डिफरेंस. नाउ काइंड्स ऑफ शेयर in our country, companies used to raise funds by issue of three types of shares: preference shares, equity shares, and deferred shares. But the Companies Act has limited the types of shares into two: preference and equity. Let us see equity shares.
इक्विटी शेयर मीन्स इक्वल। इक्विटी का मतलब क्या हुआ जी? इक्वल हुआ, बराबर। तो इक्विटी शेयर इज अ शेयर दैट गिव्स इक्वल राइट टू होल्डर्स, इक्वल राइट देता है होल्डर्स को। Equity shareholders have to share the reward and risk associated with the ownership of a company. For example, ABC company has 10,000 equity shareholders and it has earned rupees 10,000 profits last year. 10,000 देख लीजिए, अभी देख लीजिए क्या है? इक्वल, इक्वल है ना? शेयर, इक्विटी शेयर्स का मतलब इक्वल। अब कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर है और कंपनी ने 10,000 रुपया प्रॉफिट बनाया लास्ट ईयर में। इट मे अर्न अ लॉस ऑफ 10,000। अब अगला साल 10,000 लॉस भी वो कर सकता है कंपनी, लेकिन इस साल उसने प्रॉफिट बनाया है। हियर द शेयर होल्डर विल गेट ₹1 ईच। अब देखिए, प्रत्येक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 1 रुपया करके मिलेगा फ्रॉम द लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड ₹1 लॉस इन द कमिंग ईयर्स लॉस। तो अब पिछले इस साल क्या है? इक्वल, प्रॉफिट भी इक्वल में मिला और लॉस भी इक्वल। इस साल उसको 1-1 रुपया करके मिला प्रॉफिट में, अगले साल 1-1 रुपया लॉस में मिलेगा। It is also called an ordinary share capital. So equity shares are also called dash. What do you write? Equity shares are also called ordinary share capital. एग्जाम में आ सकता है भाई। Equity shares are also called dash. So you need to write ordinary share capital. Equity shareholders are the owners of the company. ये देखिए दूसरा उसका माने ये है डिस्टिंक्ट फीचर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है जी? ओनर्स ऑफ द कंपनी है, who have control over the working of the company. They are paid dividend at the rate recommended by the board of directors. The dividend rate depends on the profits, more dividends, and vice versa. If there are no profits, no dividends will be payable. But some companies pay dividends even if the company has no profits to maintain dividends stability. Profit नहीं होने से नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कंपनीज है जो नहीं प्रॉफिट होने से भी डिविडेंड देता है ताकि कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी है वो स्टेबल रहे। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे, पेज नंबर 92, डिविडेंड्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व। अब देखिए क्या है? द अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, डिविडेंड जो आप पे कीजिएगा अपना शेयर होल्डर्स को या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कहां से दीजिए, मैंने कहां से दीजिएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट से दीजिएगा। ये अकाउंटिंग पोर्शन हो गया है आपको। तो डिविडेंड कहां से दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व कहां से आता है? जो आपका प्रॉफिट हुआ है इस साल का या पिछले साल का, वहां से आता है, वहां से आप ट्रांसफर कीजिएगा डिविडेंड में। द इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक मोर रिस्क व्हेन कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी ना, कंपनी बैंकक्रप्ट होगी या लिक्विडेट होगी या कंपनी डिसॉल्व होगी ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले पे किया जाएगा। ठीक है? तो वो उसका क्या हुआ? उसका तो रिस्क लिमिटेड है, उसके पास तो रिस्क नहीं है, उसको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लॉस में कौन रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। So that is what they are saying. The equity shareholders take more risk when compared to preference shareholders. Now, features of equity shares: permanent capital, residual claim to income, residual claim to assets, voting right, preemptive right, limited liability, ये सब जो है आपको इक्विटी शेयर्स का फीचर्स है। लेट अस सी परमानेंट कैपिटल। as an equity as equity source is the main as equity source is the main long term permanent source of finance। तो इक्विटी क्या है? मेन लॉन्ग टर्म परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये आपको ये भी शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इक्विटी क्या है? मेन लॉन्ग टर्म परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दे कैन बी रिडीम्ड और रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम में इसको रिडीम किया जा सकता है, उसके पहले आप रिडीम नहीं कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स को। ठीक है? ये सब छोटा छोटा चीज मैं अलग से ही बता दे रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहेगा, माइंड में रखिए सब चीज को। इट कैन नॉट बी रिडीम बिफोर यस, they can be redeemed or refunded only at the time of liquidation, that too from the
रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीटिंग ऑल द ऑब्लिगेशंस। इन अदर सारा ऑब्लिगेशंस खत्म होने के बाद आपको आपका बारी आता है, बचा खुचा। In other words, there is no agreement between the equity shareholders and the company with regard to refund of capital. Shareholders cannot sell shares to company, but she can sell shares in the stock market to others. Shareholder जो है ना, कंपनी को, उसी कंपनी को शेयर नहीं बेच सकते, लेकिन जो शेयर मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट, वहां जाके बेच सकते हैं। इफ ही वांट्स टू गेट बैक हिज शेयर मनी, मनी अगर लेना है तो उस शेयर को बाहर में जाके बेच दीजिए, वहां से पैसा ले लीजिए। Hence, it is a permanent source of finance or for capital. Now, residual claim to income. Equity shareholders have a residual claim to the income of company. Residual claim means the income left over after paying the residual। मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में कोई अगर गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हैं, गेस्ट का आवभगत करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, उसके बाद खाना पीना उनको खिलाते हैं। तो खाना पीना पहले गेस्ट को खिलाते हैं कि पहले अपना खा लेते हैं भरपूर, उसके बाद जो बचा खुचा है वो गेस्ट को देते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं। पहले क्या करते हैं, गेस्ट को खिलाते हैं, भरपूर खिलाते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, उसके बाद जो बचा खुचा है या बच गया है, नहीं बचा है तो नहीं भी खाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो बच गया है तो आप खाते हैं, यही रूल है ना। तो यहाँ भी वही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी है कि रेसिडुअल क्लेम जो बोला है ना, रेसिडुअल क्लेम मीन्स द इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर पेइंग ऑल आउटसाइडर क्लेम्स। सबको पेमेंट करने के बाद जो बचा खुचा जो पैसा इनकम है वो क्लेम फिर तब जाकर के इसको मिलेगा। द रेसिडुअल इनकम इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये देखिए, अभी फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अराइज होता है कि इसी को पढ़ लीजिए लाइन को, द रेसिडुअल इनकम इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो क्या लिखिएगा, एज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर which is equal to profit after tax minus preference dividend. But the total residual income may or may not be paid as dividend since the board of directors, BODs मतलब board of directors have the right to decide the portion of earnings available to shareholders that will be paid as dividends. Now, payment of dividend depends on retention or clawback of payment। और जैसा हमने डिविडेंड में पढ़ा है कि किस पे डिपेंड करता है जी, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, if the earning of the company is if the earnings available to equity shareholders are 1 lakh and board of directors decide to retain 50% of them, तो 1 लाख में से 50,000 तो रख लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, रिमेनिंग 50,000 डिविडेंड के रूप में बांटेगा। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहता तो 1 लाख का 1 लाख बांट देता है डिविडेंड, तो ज्यादा मिलता डिविडेंड, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, 50,000 रख लिया, 50,000 बांट दिया। There is no legal obligation to pay dividends even if residual income is available. Now, residual claim to assets. Equity shareholders have a residual claim on firm's assets. Equity shareholders have a residual claim on firm's assets. In an event of liquidation of a firm, the assets are used first to settle the claims of outside creditors and preference। देखिए, वही मैंने कहा ना, इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम जो है ना, हैव अ रेसिडुअल क्लेम ऑन फर्म। जब भी कुछ होगा कंपनी को तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट, कंपनी जब भी लिक्विडेट होगी ना तो पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट जाएगा, उसके बाद बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेहमान आते हैं तो जो ओनर है घर के, जो होस्ट है वो बाद में खाएंगे, बचे खाना बच गया तो खाएंगे, नहीं बचा तो नहीं भी खाएंगे, लेकिन गेस्ट को पहले देना है। तो उसी तरह से जो क्रेडिटर्स है वो बाहरी लोग हैं, उनको पैसा नहीं दीजिएगा तो केस ठोक देंगे, बाइफर में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है जी, प्रेफरेंस डिविडेंड को। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, वो घर वाले हैं, मतलब दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। If anything left
that is equity shareholders receive. In other words, equity shareholders have last priority on assets. Hence, their capital become cushion to absorb losses on liquidation. Cushion to absorb, CUSHI, cushion to absorb losses on liquidation. देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ है ना। वोटिंग राइट देखिए, अब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है जी। वोटिंग राइट, कोई भी डिसीजन कंपनी ने लिया है, कंपनी का मैनेजमेंट को चेंज करना है, उसके लिए लोग वोट करते हैं। ये पावर सबको थोड़ी होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एज रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी दे हैव वोटिंग राइट इन अपॉइंटिंग, क्या क्या चीज में वोटिंग राइट है, इन अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, पार्टिसिपेट एंड वोट इन एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी का देखिएगा एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसमें पार्टिसिपेट एंड वोट करने का अधिकार होता है इसको, which helps to control the company. Now board of directors have the control power of company because the major decisions are taken by the board of directors. But in actual practice, majority of individual shareholders never bother to utilize the voting right. देखिए, आप देखे होंगे टाटा स्टील का जब भी आता है ना, देखिएगा पेपर में, अब टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इवन इन प्रभात खबर ऑल्सो दे नोटिफाई इट that on certain date, such and such date, voting will be done. So those who are members, those who are shareholders, come and vote for your right. That is your right. But we never bother to go and as a even if you are having few amounts of share, you are eligible to vote. But we don't bother to go and vote. ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जो बड़े शेयर होल्डर्स है वही जाके वोट डालेंगे, लेकिन क्या है, a majority of individual shareholders never bother to utilize the voting rights since they are scattered and they are unorganized. So the control over the company is ineffective. वो जाता ही नहीं है, unorganized है, और क्या है, scattered है, बिखरे हुए हैं और unorganized है, मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है preemptive. Right. Now, equity shareholders have preemptive right, which means they have legal right to buy new issues. देखिए कंपनी बिफोर ऑफरिंग, देखिए प्रीएम्प्टिव राइट क्या हो जाता है जी। प्रीएम्प्टिव राइट होता है कंपनी जब भी नया शेयर इशू करेगी ना, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, उसको पहले देना पड़ेगा, तभी आप बाहर में शेयर उसको दीजिएगा। वो अगर नहीं लेगा तब आप बाहर जाके बेचिए, लेकिन पहला हक उसी का बनता है। ये नहीं कि उसको बाईपास करके आप आगे चले गए और जाके बेच रहे हैं अपना शेयर ज्यादा भाव में, वो नहीं चलेगा, ये लॉ है। तो ये प्रीएम्प्टिव राइट यही चीज होता है। प्रीएम्प्टिव वर्ड सुनने से लगता है समझ में नहीं आता क्या, तो ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग राइट्स है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव प्रीएम्प्टिव राइट which means they have legal right to buy new issues मतलब new issues of shares before offering to the public. Section 81 of the Companies Act, this section is wrong because now we are studying Companies Act 2013. Now puts company under legal obligation, legal compulsion to offer new shares to the existing shareholders before offering to the public. समझ में आ गया प्रीएम्प्टिव राइट क्या है? प्रीएम्प्टिव राइट मतलब होता है कि जब भी नया शेयर इशू कीजिएगा ना, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको पहले आप इंटरटेन करना होगा। The number of additional shares offered depends on the number of shares owned in relation to the total shares outstanding and the new issue of shares. Next, a limited liability. This is the prime feature of the equity shares. The limited liability क्या है ना, prime feature है। Limited liability का मतलब क्या होता है? In a nutshell, you please try to understand. Limited liability means that your liability in case of any event happening, your liability towards the company is limited to the extent of shares which you are owning, and not beyond that. Not beyond that. कंपनी में कुछ भी होता है तो जितना शेयर आपके पास है ना, उतना तक के बराबर ही आप लायबल हो, उसके बियॉन्ड नहीं हो। दिस इज व्हाट द लिमिटेड लायबिलिटी सेज। So this is the prime feature of the equity share. Although equity shareholders are the owners of the company, their liability is limited to the extent of the investment in the shares. Page number 93.
Let us see advantages of equity shares to the company. So following are the example, following are the merits or advantages. Number one is it is permanent long term source of finance. Number one, एकदम याद कर लीजिए, it is permanent long term source of finance. Number two, there is no repayment liability. ठीक है. नंबर तीन, इट डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड. जैसे मैंने बताया ना, डिविडेंड 1 लाख था तो 50,000 रख लिया, 50,000 दे दिया, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी. दे मे डिसाइड टू पे, दे मे नॉट डिसाइड टू पे. दैट डिपेंड्स अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. This capital can be issued without creating any charge over assets. Issue of equity share capital increases the credit worthiness of the company. Now disadvantage क्या है जी? Equity shares provide equity share provides more income. Equity shares gives right to participate in the control of the management. देखिए, कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट. इक्विटी शेयर होल्डर हो, कोई ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद लिया तो बोलेगा भैया मैनेजमेंट में अब हमको तुम मैनेजमेंट में करने दो, तुम ही अकेले नहीं रहेगा मैनेजमेंट में, हमको भी डिसीजन लेना है. तो आप मना नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनी क्या है ना, एज पर लॉ चलता है. लॉ में जो लिखा हुआ है वही होगा कंपनी में, उसी हिसाब से होता है. Capital appreciation if share price increase when compared to price, purchase price. ये हो गया मेरिट्स टू इन्वेस्टर. अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या है? हाउ हाई कॉस्ट सोर्स ऑफ फंड involves high flotation cost, issue of additional shares, dilute control. additional shares dilute मतलब क्या होता है? उसको तोड़ना किसी चीज को. नो टैक्स एडवांटेज. डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टिबल. डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड earlier there was a concept of dividends are taxed in the hands of the recipient, but now I think I don't have the latest knowledge, but dividends are not tax deductible. So dividends are not tax. Dividend का जो पेमेंट करती है ना कंपनी, that is not shown as a deduction in terms of taxation portion. So it makes capital structure rigid. And disadvantages to investors: no guarantee and regularity in receipt of dividend. ठीक है. नो गारंटी. देखिए, कोई गारंटी नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा. कब मिलेगा? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तब मिलेगा. कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा. ये सब है लोचा है इसमें. लॉस ऑफ कैपिटल ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन शेयर मार्केट, शेयर प्राइस. पेज नंबर 94. yes, 94. yes. Now sources of short term funds are this. Let us go summarize it. Sources of short term financing funds क्या क्या है? So sources of short term financing are credit, accruals, deferred income. This will be deferred incomes, commercial papers. Again I am saying commercial papers are very important. Letter of credit is also very important. Okay. Public deposits, intercorporate deposits, and commercial banks. So these are the short-term sources of finance of working capital. Net working capital should be financed by long-term sources of finance. The sources of long-term working capital are: number one, retained earnings. Number two, issue of shares, ordinary or equity shares and preference shares. Number three is debentures. Number four is public deposits. Number five is loan from financial institution. Number six is लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. LIC भी इन्वेस्ट करती है. LIC. जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI. स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI. तो ये हमने टोटल डिस्कस किया इस चैप्टर में. अब प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर 7. सो लेट अस सी. ये हमने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पढ़ लिया. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को प्लीज
आप लेक्चर सुनिए, 2-3 बार 4 बार सुनिए, सुनने से याद हो जाएगा आपको और बहुत अच्छे से यू वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू राइट द आंसर्स in exam, which will fetch you ultimately very good marks. So let us, without wasting time, let us start this chapter 7, that is working capital management. Now, meaning and definition of working capital management. Working capital refers to short-term funds to meet ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज मतलब हुआ बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेज है, डे टू डे एक्सपेंसेज या नॉर्मल जो बिजनेस को चलाना, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल management. Okay, working capital refers to short-term funds to meet operating expenses. To quote Ramamurthy, it refers to the funds which a company must possess to finance its day-to-day operations. It is concerned with the management of the firm's current assets and current liabilities. In short, I am telling you that the formula of working capital is what? Current assets minus current liability is your working capital. This much you should know. ये भी आ सकता है एग्जाम में से वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू व्हाट. तो इन शॉर्ट यू कैन राइट 1 मार्क का है तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इतना लिख दीजिएगा, 1 मार्क आ जाएगा. It is concerned with the management of the firm's current assets and current liabilities. It relates to with the problems that arise in attempting to manage the current assets. Now, current liabilities and their interrelationship that exists between them. If a firm cannot maintain a satisfactory level of working capital, it is likely to become insolvent and may even be forced into bankruptcy. अभी आप देखिएगा बाइजू का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. 3 महीने 4 महीने से उन्होंने सैलरी नहीं दिया है. सैलरी नहीं देने के और भी कारण है, बहुत सारा कारण. आई विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल that much details, but they have not been paying salary for the last 2 to 3 months or 4 months. Okay, so why they are not able to pay? You pay the salary to the employees. Do you think that the employee will be loyal to you? Do you think that the employees will work for you by keeping their family in starvation? फैमिली को भूखा रख के आपके यहाँ काम करते रहेगा एम्प्लॉई? पॉसिबल है? नहीं है. So why? Because of this shortage of the working capital fund, short-term finance, this situation arising. So a company which is not managing its working capital properly may even have to face the bankruptcy as well. Now let us see concepts of working capital. Okay. The concept of working capital has been a matter of great controversy among the financial wizards. Differently. There is no universally accepted definition of working capital. Broadly, there are two concepts of working capital. Number one is gross working capital, that is quantitative concept, and number two is net working capital, that is qualitative concept. So again, the short question will arise. So gross working capital is also called what? You will write quantitative concept. Next question comes, the net working capital is also called what? You will write qualitative concept. So ये दो concept है, gross working capital and net working capital. Gross working capital is also called GWC and net working capital also called NWC. Now both these concepts of working capital have operational significance. The two concepts are not to be regarded as mutually exclusive. Each has its relevance in specific situations from the management point of view. Each concept of working capital has its own significance. The gross concept emphasizing the use and the net concept the source. देख लीजिए, ये जो ग्रॉस कॉन्सेप्ट है ना वो यूजेज ऑफ फंड्स. ठीक है, यूज कॉन्सेप्ट मतलब यूजेज ऑफ फंड्स. एंड नेट कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या है?
वो सोर्सेज ऑफ फंड्स बताता है कि पैसा कहां से आया। ग्रॉस कॉन्सेप्ट क्या बताता है, पैसा कहां गया। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद रिस्क, रिटर्न एंड अनसर्टेनिटी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। According to this concept, the total current assets are termed as the gross working capital or circulating capital. Again, gross working, this short-term question, I mean, objective type question will come. The gross working capital is also called what? Circulating capital. ये सब थोड़ा थोड़ा चीज आपको देखना होगा। मैं कर देता हूँ, मुझे जो ध्यान में आता है मैं रिपीट कर देता हूँ, but you will also have to see if you want to enhance your exam, enhance your knowledge. See, passing an exam is not a very big deal. Even scoring good marks is also not very big deal. But of course, acquiring a very good knowledge or at least knowledge is a very big deal. Ultimately, initially your marks will make you enter into any organization. That is entry fee, entry card. But later on, your knowledge will sustain with you. Based on knowledge only you can survive in the organization. Okay. So according to this concept, the current assets are termed as the gross working capital or circulating capital. टोटल करंट एसेट्स इंक्लूड, आप देख लीजिए ये इसको लिख लेना चाहिए आपको। क्या लिखना चाहिए जी? तो टोटल करंट एसेट्स में क्या सब आता है, तो देख लीजिए करंट एसेट्स में फॉर्मूला हो जाएगा आगे चल के, इसी पे क्वेश्चन भी बनेगा। तो टोटल करंट एसेट्स इंक्लूड कैश, marketable securities, accounts receivable, inventory, prepaid expenses, advance payments of tax, उसके अलावा एक्सेट्रा दे दिया है, और कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये 4-5 चीजें, कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर बेसिकली दो सिक्योरिटीज, दो थिंग्स विच आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अब मान लीजिए घर है, घर क्या लिक्विड एसेट्स है? नहीं है। घर को ना तो आप जल्दी खरीद सकते हैं और ना ही उसको बेच सकते हैं। खरीदने जाइए बोलेगा 1 करोड़ रुपया दाम है। 1 करोड़ रुपया किसके पास है? जिसके पास 1 करोड़ होगा वही खरीद सकेगा। जिसके पास 1 करोड़ है भी ना, घर में रखा हुआ नहीं है या बैंक में नहीं रखा हुआ है कि कहीं से एफडी तोड़ेगा, कहीं से लोन लेगा, कहीं से रिश्तेदार से मांगेगा, जुगाड़ करेगा, तो वहां से आपको इजिली कहने के लिए है कि 1 करोड़ का घर है, लेकिन वो फालतू है। 1 करोड़ का घर रहने से कुछ नहीं होता है, ना तो जल्दी खरीद सकते हैं उसको, ना ही उसको जल्दी बेच सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड इलिक्विड एसेट्स। बट मार्केटेबल सिक्योरिटी मींस व्हाट? हियर वी आर स्टडीइंग द द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में तो तुरंत फंड चाहिए ना। तो मार्केटिंग सिक्योरिटी मतलब दो सिक्योरिटीज विच आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। नाउ अकाउंट्स रिसीवेबल, अगेन अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब हो गया बिल्स रिसीवेबल हो गया, जो डेटर से पैसा मिलना है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हो गया जिसको बेच करके आप तुरंत पैसा ला सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को आपने पैसा दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। प्रीपेड, जैसे प्रीपेड मोबाइल चार्ज करते हैं ना जी, प्रीपेड, पोस्टपेड एंड प्रीपेड, ठीक है। तो ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव और ब्रॉडर अप्रोच। टू कोट वेस्टर्न एंड ब्रिघम, gross working capital refers to firms investment in short term assets such as, अब देखिए, gross cash, short term securities, accounts receivable and inventory। ये आपको पक्का से लिख लेना चाहिए, एक जगह कॉपी में नोट बनाना चाहिए। The concept helps in making optimum investment in current assets and their financing। ठीक है, ये बहुत सारा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वाकर, ये वो सब आप कर लीजिएगा क्या है। मैं सिग्निफिकेंस पढ़ूंगा, बहुत सारा नीड का डेफिनेशन है, वॉकर का है, तो उतना डिटेल्स में जाने का नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट इज द मीनिंग। ओके, नाउ लेट अस सी सिग्निफिकेंस। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फोकसेस ऑन अटेंशन और द टू एस्पेक्ट्स ऑफ करंट एसेट्स मैनेजमेंट। दे आर ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड फाइनेंसिंग ऑफ करंट। देखिए, फाइनेंसिंग हो गया और उसको ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स।
तो investment in current assets must be just adequate to the needs of the firm. Investment in current assets must be just adequate to the needs of the firm. In other words, current assets investment should not be inadequate or excessive. न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए करंट एसेट्स, मतलब करंट वर्किंग कैपिटल जो है ना, उचित मात्रा में होना चाहिए, वही कहा जा रहा है इनएडिक्वेट. Inadequate working capital can disturb production and can also threaten the solvency of the firm. If it fails to meet its current obligations, on the other hand, excessive investment in current assets should be avoided since it impairs the firm's profitability. क्या बोला जा रहा है कि adequate होना चाहिए, ज्यादा रहने से भी क्या होता है, फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी बाधित होता है. इट इम्पेयर्स द फर्म प्रॉफिटेबिलिटी. कैसे होता है कि आपने फंड को ब्लॉक कर दिया है इसमें वर्किंग कैपिटल में, और कम रहने से बैंकरप्सी का या इंसॉल्वेंसी का खतरा रहता है, तो दोनों ने बैलेंस होकर चलना हो. दैट इज व्हाट ऑप्टिमम वर्ड कम. नाउ फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स नीड फॉर वर्किंग कैपिटल अराइज ड्यू टू द increased level of business activities. Therefore, there is need to provide arrange it quickly. जब जरूरत हो वर्किंग कैपिटल का, आप देखिएगा बैंक वगैरह में ना एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिपार्ट होता है सेपरेट. ये सब पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाली फैक्ट्री या कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कीजिएगा. फाइनेंस मैनेजर का हर जगह रोल है. बैंक में इफ यू आर एक्सपर्ट इनटू फाइनेंस, यू मे बी अपॉइंटेड एज ए क्रेडिट मैनेजर, then you may be appointed as relationship manager in the working capital department, in SME department, small and medium enterprises, उसको working capital की requirement होती है. तो बहुत सारा opportunities है and अच्छा opportunities है, respected job है. ये आपको knowledge gain करना होगा तभी मिलेगा वो सब job. ठीक है. So need for working capital arise due to the increasing level of business activity. Now financing of current assets. Now need for working capital arise due to the increasing level of business activity. Therefore, there is a need to arrange it quickly. Similarly, sometimes surplus funds may arise. Thus, they should be invested in short-term securities. They should not be kept as idle. Now, net working capital concept. अब आपको net working capital बहुत important है. दो तरह का है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा आया नेट वर्किंग कैपिटल. इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेशन को कंप्लीट करेंगे आज का. सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट द एक्सेस ऑफ, यस पेज नंबर 96. एज पर दिस कॉन्सेप्ट द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी. मैंने कहा था ना आपको नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है जी, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी. मतलब क्या हो गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर हो गया नेट वर्किंग कैपिटल, इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. व्हाट दे आर सेइंग, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज रिप्रेजेंट नेट वर्किंग कैपिटल. सिमिलर व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय ब्रुथमैन एंड डॉगर. ये सब डेफिनेशन है, लोग का देख लीजिएगा क्या है, अकाउंट्स एंड वो. अब उसके नीचे का पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ. The net working capital concept represents the amount of current assets which would remain after all the current liabilities were paid. मतलब ये हुआ, क्या बोलता है, excess of current assets over current liability. मतलब जितना current liabilities आपको पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच गया ना, वही है आपका नेट वर्किंग कैपिटल. उसी से आप बिजनेस आपको चलाना होगा. इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इट विल be positive if current assets exceed the current liabilities. पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. करंट लायबिलिटी से ज्यादा अगर करंट एसेट्स है तो पॉजिटिव होगा, करंट लायबिलिटी से कम है करंट एसेट्स तो नेगेटिव होगा. बट ऑब्वियस, ठीक है. if the current liability excess. Another alternative definition is that net working capital refers to that portion of firm's current assets which financed with long-term funds. Net working capital indicates the indicates or measures the liquidity and also suggests the extent to which working capital needs may be financed by the permanent source of funds.
ठीक है, टू कोट रॉय चौधरी, नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस वाइल्स ग्रॉस वर्किंग कैपिटल denotes the quantum of working capital with the business has to operate. Significance: net working capital concept focuses attention on the two aspects of current assets. Number one is maintaining liquidity position, and two is decide upon the extent of long term capital financing. तो दो इसमें एस्पेक्ट है. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? दो एस्पेक्ट है. नंबर वन, मेंटेनिंग लिक्विडिटी पोजीशन. आपको लिक्विडिटी पोजीशन हर जगह जरूरत होता है. आपके घर में भी लिक्विड मनी होना चाहिए, जिससे कि डे टू डे आपका घर चलता है. सब्जी लाना, राशन पानी लाना, घर का और काम, या कुछ और भी दवाई वगैरह लाना, कुछ ऐसा राशन, ये सब चीज. ठीक है, बिजली बिल पे ये पेमेंट करना, ये सब क्या है? रेंट पेमेंट करना. दीज आर ऑल लिक्विड मनी है, और लिक्विड मनी रहने से ही आपका घर चलेगा. वर्किंग कैपिटल. Next, to decide upon extent of long-term capital in financing current assets. Now, maintaining liquidity for liquidity position. For maintaining liquidity position, there is need. Next page 97. So for maintaining liquidity position, there is a need to maintain current assets sufficiently in excess of current liabilities. ठीक है. Now to decide upon the extent of long-term capital in financing current assets, the net working capital means the portion of current assets that should be financed by long-term funds. So this concept helps to decide the extent of long-term funds required in finance. For example, if there are 1 lakh current assets and 75,000 current liabilities, the extent of current assets should be decided by the net working capital base. The net working capital is the difference between current assets and current liabilities. ठीक है. तो इस एग्जांपल में 25,000 रुपया क्या है? करंट एसेट ज्यादा है. ठीक है. अब काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल देखते हैं क्या सब होता है. The categorization of working capital can be made either based on its concept or the need to maintain current assets either permanently and or temporarily. As per conceptual view, it may be classified into gross working capital or net working capital. So, by going to this picture that is given in this thing, now Gerstenberg has conveniently classified the working capital into regular or permanent working capital and temporary or variable working capital. So let us see the kinds of working capital: concept based and time based. So concept based, gross working capital or quantitative working capital. Gross working capital को क्वांटिटेटिव वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है, एंड नेट वर्किंग कैपिटल को क्वालिटेटिव भी कहा जाता है. सो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट देयर आर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एंड सेकेंडली नेट वर्किंग कैपिटल. बेस्ड ऑन दिस टाइमी बेस देयर आर परमानेंट वर्किंग कैपिटल और रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी और variable working capital. So let us see what is permanent working capital. The permanent working capital is the minimum investment that is kept in the form of inventory of raw materials, work in progress, finished goods, stores and spares, and book debts to facilitate uninterrupted operation of in a firm. देखिए परमानेंट वर्किंग कैपिटल में क्या है? परमानेंटली आपको मिनिमम चीज रखना होगा. इन्वेस्टमेंट क्या क्या है? रॉ मटेरियल परमानेंटली मिनिमम रहना ही चाहिए. अगर आप परमानेंटली मिनिमम नहीं रखिएगा तो प्लांट बंद नहीं हो जाएगा. प्लांट में अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, खत्म हो गया, अब इंतजार कीजिएगा, ऑर्डर लीजिएगा, तब तक तो प्लांट ही बंद हो जाएगा. एक बार प्लांट बंद हो गया, फिर से चालू करने का, उसको स्टार्ट करने का कितना कॉस्टिंग है, बहुत ज्यादा है. तो इट शुड नॉट स्टॉप.
सो इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, आपको शुरू से बनाना होगा सारा कुछ, तो उसमें कितना टाइम लगेगा मार्केट में प्रोडक्ट आने में। फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, बुक डेट्स का मतलब हो गया डेटर्स, बुक डेट्स, टू facilitate uninterrupted operation in a firm. Though this investment is stable in short run, it certainly varies in long run depending upon the expansion programs undertaken by a firm. It may increase or decrease over a period of time. The minimum level of current assets maintained in a firm is usually known as permanent or regular working capital. Again, the short type question or objective type question may come in exam. The minimum level of current assets maintained in the firm is usually known as what? Dash. You should write permanent or regular working कैपिटल। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, घर में भी जो राशन पानी है ना, मिनिमम लेवल रहे तभी आपको मार्केट से जाके ले आना है, नहीं तो मिनिमम लेवल भी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, खाना बनेगा? नहीं बनेगा। तो मिनिमम स्टॉक तक पहुंचने से पहले आपको वो चीज को, सामान को ले आना है, सो दैट कि वो हिंड्रेंस उसमें नहीं हो, अनइंटरप्टेड, या कोई इंटरप्शन नहीं हो, या अनइंटरप्टेड इट शुड, द फ्लो शुड बी देयर। So similar thing is here also. Minimum amount of a level of current assets maintained in the firm is usually known as permanent or regular working capital. So today we have discussed, what else we have discussed? We have discussed permanent working capital. We have discussed the short term finance like trade credit, letter of credit, all these things we have discussed, bill of exchange, cash credit, overdraft, all these things we have discussed. So please understand this working capital chapter is very much important. Please listen to the lecture very carefully. If you have doubt, please raise the doubt, please ask the question. Thank you.